हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू प्रेपेयर्स। दोस्तों, आज हम लोग लेके आए हैं फिर से आपके लिए नए एमसीक्यूज और न्यूज़पेपर जो हम लोग इंक्लूड करते हैं, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। तो चलिए बिना किसी वेट के हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्टिंग चीफ जस्टिस इन द हायर जुडिशरी। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, तीन ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं एंड ट्राई टू फाइंड आउट द राइट आंसर। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, कंप्लीटली प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, और आपके लक्ष्मीकांत से हैंडल हो सकता है। वी ऑलरेडी नो दैट लक्ष्मीकांत इज द बेस्ट सोर्स फॉर द प्रीलिम्स। लक्ष्मीकांत को 3-4 बार 5 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज एग्जाम से पहले लगाइए और आपकी प्रिपरेशन क्वालिटी की कंप्लीटली तैयार है। 90-95% तक क्वेश्चन यहाँ से इजीली हैंडल हो जाते हैं। देखिए, किस्मत अगर बहुत खराब है तो अलग बात है, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से एक्स्ट्रा आ सकते हैं, बट या 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं ना, तो इसीलिए लक्ष्मीकांत कंसिडर कीजिए और ये क्वेश्चन भी इजीली लक्ष्मीकांत से हैंडल हो सकता है। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक्टिंग चीफ जस्टिस, ये एक्टिंग चीफ जस्टिस, ये चीफ जस्टिस नहीं है, ये सिर्फ चीफ जस्टिस बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। जब तक एक्चुअल चीफ जस्टिस वहां पे नहीं आते हैं वापस, जब एक बार चीफ जस्टिस आ जाएंगे तो ये वापस अपनी जगह पे चले जाते हैं। दैट पर्सन इज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए, कोई भी किसी भी तरह के जस्टिस हो, सबको अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, है ना, चाहे वो हाई कोर्ट के हो, सुप्रीम कोर्ट के हो, तो प्रेसिडेंट तो करेगा ही अंडर आर्टिकल 126 दैट यू शुड नो। द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ जज of the Supreme Court as an acting chief justice if CGI is temporarily absent। भैया टेम्परेरीली, ये वर्ड यहाँ पे फोकस करना है। परमानेंट अगर एबसेंट हो जाएंगे तो उनकी वैकेंसी को फुलफिल किया जाएगा प्रॉपर तरीके से। सो सीनियर मोस्ट जज होते हैं, उनको अपॉइंट किया जाएगा। यहाँ पे टेम्परेरी की बात कर रहे हैं, अगर वो 2-4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन अगर नहीं आए तो एक एक्टिंग चीफ जस्टिस को वहां पे बैठाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए और बैठाया जाना चाहिए तुरंत के तुरंत। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले हम 15-20 दिन वेट करेंगे। वो कंट्री जो है बिना चीफ जस्टिस की चल रही है, बिना चीफ जस्टिस के कंट्री नहीं चल सकती है, उनका होना बहुत जरूरी है। तो इमीडिएटली अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। इन सच इवेंचुअलिटी द सीनियर मोस्ट अवेलेबल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी अपॉइंटेड टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस। देखिए, सीनियर मोस्ट ही अपॉइंट किया जाता है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले तो आंसर आपको बता देता हूं, दिस इज 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3। आप मुझे ये बताओगे, क्या किसी रिटायर्ड जज को भी हम लोग एक्टिंग चीफ जस्टिस बना सकते हैं क्या? एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है, चलिए, कोई जस्टिस बना सकते हैं क्या? नॉर्मल जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस को। ठीक है, तो ये आप जो है कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं पढ़ूंगा आपके कमेंट, वहां पे रिप्लाई भी करूंगा डेफिनेटली। सो आंसर इज डी इन दिस केस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कुंभ मेला। भैया, कुंभ मेला जो है आजकल बहुत अच्छे रीजंस की वजह से न्यूज में नहीं है, यू ऑलरेडी नो, है ना। ऐसा प्रचार किया जा रहा है, ऐसा बोल रहे हैं लोग कि कुंभ मेले की वजह से इंडिया में सेकंड वेव आई है। लेकिन अगर आप डेट्स को उठा के देखो ना, कुंभ मेला जब आया था तो उससे काफ़ी पहले ही इंडिया में सेकंड पीक बहुत ना तहस नहस, वो डिस्ट्रक्शन कर रही थी। एनीवेज, तो कुंभ मेले की वजह से भी डेफिनेटली कुछ चीज़ें हुई हैं। लोग कुंभ मेला में आए थे, वो बाद में अपने रूरल एरियाज में गए, तो हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हों, तो वो एक चेन इस तरह से बन जाती है। तो कुंभ मेला जो है इस तरह से न्यूज़ में था, बट एग्जाम में ये तो नहीं पूछने वाले हैं। एग्जाम में क्या पूछेंगे आपसे? एग्जाम में आपसे कुंभ मेले के बारे में पूछेंगे। ठीक है, कुंभ मेला, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो और वहां पे ये न्यूज़ आती हैं, तो बीइंग एन एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी आपको कुंभ मेले के बारे में आपको जो है सर्च करना चाहिए, रादर देन कि वो न्यूज़ पढ़ के आप ऊपर ऊपर से निकल गए। अच्छा, ये हो रहा है कुंभ मेले में, ये इसने पॉलिटिकल पार्टी ने इसको गाली दिया, उसने उसको गाली दिया। नहीं, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम। कुंभ मेले के बारे में अगर आप पढ़ोगे, गूगल करोगे, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम। एक्चुअली दिस इज द बेस्ट वे टू रीड योर न्यूज़पेपर। इसी तरह से आपको न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए। कुंभ मेला इज लिस्टेड अंडर द यूनेस्कोज रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इनटेंजिबल का मीनिंग क्या होता है? जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, इट्स अ टेंजिबल एसेट। मेरी बाइक है, मेरी गाड़ी है, मेरा लैपटॉप है, टेंजिबल है, आई कैन टच देम, है ना, आई कैन सी देम। एक होता है इनटेंजिबल, इनटेंजिबल को आप टच नहीं कर सकते, उसको सिर्फ देख सकते हो, फील कर सकते हो, दैट इज इनटेंजिबल। ठीक है, तो ऐसा कुछ इंटेंजिबल, तो कुंभ मेले को जो है ये यूनेस्को ने 2008 में स्टार्ट किया था, ये इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, जिसके अंदर कुंभ मेला को भी उन्होंने इंक्लूड किया है। कुंभ मेला कहाँ कहाँ पे हेल्ड होता है? प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद कहा जाता था पहले, ऋषिकेश, भैया ऋषिकेश में कुंभ मेला नहीं होता है, ठीक है, हरिद्वार में होता है।
इस बार हरिद्वार में ही था, और ऋषिकेश वैसे हरिद्वार से ज़्यादा दूर नहीं है, 24-25 किलोमीटर का फर्क है, बट स्टिल दिस इज हेल्ड इन हरिद्वार, नोट द ऋषिकेश। एंड हरिद्वार ही वो जगह है जहाँ पे गंगा प्लेन्स के अंदर एंट्री करती है। ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। उज्जैन में होता है डेफिनेटली। उज्जैन कहाँ पे है? एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश में है। उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, बहुत ही फेमस जगह है। नासिक में भी होता है एवरी 4 years बाय द रोटेशन, एवरी 4 years बाय द रोटेशन। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी वैसे ही वहाँ पे इनकरेक्ट ही हो गई है। द इवेंट इन कैप्सुलेट्स द साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन, सोशल कल्चर, कुछ छोड़ा नहीं है इसमें, सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो आंसर 2 तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। वी आर लेफ्ट ओनली विद द ऑप्शन सी, सो दैट इज वाई दिस सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए, क्या सिर्फ कुंभ मेला ही इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज है? ऐसा नहीं है। इंडिया में कई सारे जो है इंटेंजिबल हेरिटेज जो है कल्चर डिक्लेयर किया जा चुका है बाय यूनेस्को। एक आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये है छऊ डांस। छऊ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि छऊ डांस कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, और आप मुझे ये भी बताओगे क्या छऊ डांस इज वन ऑफ द क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आई वांट टू सी कि आप में से कितना लोग कंफ्यूज हैं। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो ये बुद्धिस्ट चैंटिंग है, बुद्धिस्ट चैंटिंग लद्दाख, ये भी इंटेंजिबल हेरिटेज है। अब ये देख सकते हो ये रामलीला, ये भी है, और ये है कुंभ मेला। कुंभ मेला, इसके अलावा कई सारे और भी हैं, जैसे कलबेलिया डांस है, कलबेलिया डांस, ये कहाँ पे है? राजस्थान में। राजस्थान में एक ट्राइब है कलबेलिया ट्राइब। कलबेलिया का मतलब ही होता है कोबरा स्नेक, तो ये स्नेक को वर्शिप करते हैं। कलबेलिया डांस बहुत पॉपुलर है, आप यूट्यूब वगैरह पे जाके इसको देख सकते हो। तो दीज आर सम ऑफ द अनदर साइट्स ऑफ यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में क्वेश्चन है, आजकल काफी न्यूज में है, तो इसलिए हमारे एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकता है। यहां से क्या कहता है? इट इज एन अग्रीमेंट ऑन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इज एप्लीकेबल टू ऑल WTO मेंबर्स। ओके, ट्रिप्स इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव international agreement on IP but is not involved in resolving trade dispute over intellectual property। ठीक है, India and the South Africa have proposed to the WTO that the TRIPS agreement be waived off for COVID vaccines, medicines and diagnostic for the time period, ये टेम्परेरी टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, ऑफ द पेंडेमिक। देखिए सेकंड स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। अगर आपने कभी ट्रिप्स नहीं पढ़ा है, WTO नहीं पढ़ा है, उसके बावजूद भी इसका आंसर दिया जा सकता है। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल अग्रीमेंट, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, और दूसरी तरफ कह रहा है कि इट डज नॉट इन्वॉल्व ग्रीवेंस रिजोल्विंग एंड ऑल दैट। तो दोनों स्टेटमेंट आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। यहाँ पे जब कोई चीज सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है तो डेफिनेटली उसके अंदर उन्होंने जो है रेजोल्यूशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का क्लोज भी डाला होगा। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो सेकंड इज इनकरेक्ट, इट मीन दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। वी आर लेफ्ट ओनली विद 1 and 3। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? आजकल बहुत सारा न्यूज में, एंड आई होप आपको पता होगा इसके बारे में। जैसे कोई कंपनी जूता बनाती है, कोई गाड़ी बनाती है, ठीक है, कोई गाड़ी बनाती है, तो जैसे मान लो मेरे हाथ में मेरा पेन है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, दिस इज माय फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। और अगर मैंने अपने दिमाग का यूज करके, अपने इंटेलेक्ट का यूज करके कोई चीज प्रोड्यूस की है, जैसे मैंने 2 साल मेहनत करके बुक लिखी है अपने दिमाग से, सो दैट बुक वुड बी माय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बिकॉज आई हैव प्रोड्यूस्ड दैट बुक आउट ऑफ माई इंटेलेक्ट, आउट ऑफ माई ब्रेन, आउट ऑफ माई नॉलेज, ठीक है। इसी तरह से जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, जब वो अपनी नॉलेज का यूज करके दवाई बनाती है, देन दैट मेडिसिन, दैट ड्रग इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। अभी सिर्फ अब भैया जब आपने दिमाग लगाया है, अपने नॉलेज का यूज किया है, आपने इतना पैसा लगाया है, इतना समय दिया है एक चीज को प्रोड्यूस करने में, तो डेफिनेटली उस प्रोडक्ट का जो बेनिफिट होगा, जो कमर्शियल बेनिफिट होगा, वो भी आपको ही मिलना चाहिए,
है ना। तो जैसे फाइजर है, फाइजर ने कोविड की वैक्सीन बनाई, उसने इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके ऊपर लगाए, अपनी नॉलेज लगाई, एक्सपर्ट्स लगाए, बिल्डिंग लगाई, लेबोरेटरी लगाई। तो फाइजर को उस दवाई को बनाने का एक्सक्लूसिव राइट होना चाहिए, होता भी है अकॉर्डिंग टू दिस प्रोटेक्शन आईपी रूल्स। कोई और कंपनी फाइजर की उस दवाई को नहीं बना सकती। तो इस समय दुनिया में कुछ लिमिटेड कंपनीज के पास ही वैक्सीन बनाने का राइट है, एक्सक्लूसिव राइट है, बिकॉज दे हैव प्रोड्यूस्ड एंड दे हैव यूज्ड देयर नॉलेज टू प्रोड्यूस दोज ड्रग्स एंड देयर एक्सक्लूसिव राइट्स आर प्रोटेक्टेड थ्रू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अंडर WTO। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम यह है कि ये कंपनियां प्रॉफिट कमाने के लिए उस ड्रग्स की सप्लाई को लिमिटेड करके रखती हैं और उसको महंगे दाम पे बेचती हैं, जिसको गरीब आदमी और गरीब कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर सकते। इंडिया और साउथ अफ्रीका ने यह कहा कि देखिए भैया, आप दवाइयां बना रहे हो, कोई बात नहीं, आप इसका पेटेंट रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी कोविड-19 के टाइम पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है, तो आप जो है हमें टेम्परेरी वेवर दे दीजिए 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, ताकि हम ये दवाई अपने लोगों के लिए सस्ते रेट पे और मास स्केल पे बना सकें। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, हर दूसरे तीसरे दिन इसको लेके एडिटोरियल आ जाता है, आपको पता होना चाहिए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंटीबॉडी कॉकटेल। अब एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी, जब आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल बैक्टीरिया या वायरस अटैक करता है तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है ताकि वो उसके साथ लड़ सके, उसको न्यूट्रल कर सके। दैट इज द मीनिंग ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर इम्यून सिस्टम। अब कोविड-19 के टाइम पे क्या होता है, जब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, वायरस आपके ऊपर अटैक करता है, तो अगर मैं कोई एक्सटर्नल एंटीबॉडी कॉकटेल, मतलब मिक्सचर, कॉकटेल का मतलब क्या होता है? मिक्सचर। तो इसमें क्या होता है, इट्स अ कॉकटेल जो हमारे नेचुरल इम्यून सिस्टम को कॉपी करता है, उसको मिमिक करता है। तो यह कोविड-19 के वायरस के साथ लड़ सकता है क्योंकि मैंने एक्सटर्नल एंटीबॉडीज कंज्यूम कर ली हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? इट इज द कॉकटेल ऑफ 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कोल्ड कैसिविमैब एंड द इंडेमिवैब। ये दो ये जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, इनका मिक्सचर होता है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय रिकम्बेंट DNA, RNA मतलब rDNA टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको बनाया जाता है इन द लैब। ओके, डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स दैट मिमिक, आपको मैंने पहले ही बता दिया, द ह्यूमन इम्यून सिस्टम एबिलिटी टू फाइट ऑफ द हार्मफुल पैथोजन सच एज। तो हमारे नेचुरल जो इम्यून सिस्टम होता है उसकी कॉपी करते हैं, उसको मिमिक करते हैं। दिस एंटीबॉडी कॉकटेल हैज बीन मेड बाय द जर्मन pharmaceutical company Bayer. Bayer is one of the largest pharmaceutical company in the world. Will be marketed in India through the Glenmark Pharmaceuticals. नहीं भैया, ये स्विस कंपनी ने बनाया है इसको, एंड सिप्ला। ठीक है, तो ये जर्मन कंपनी का इसमें कोई रोल नहीं है। तो दिस थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ड्राफ्ट लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी। भैया आजकल लक्षद्वीप में बहुत चीजें हो रही हैं, वहां पे बहुत वायलेंस हो रहा है। छोटा सा आइलैंड है बेचारा, अगर देखा जाए तो नॉर्मली बहुत पीसफुल रहता है। यहाँ पे जो ज्यूरिसडिक्शन है वो केरला हाई कोर्ट का है। अंडमान निकोबार के अंदर ज्यूरिसडिक्शन कलकत्ता हाई कोर्ट का होता है। ठीक है, इनका कल्चर भी काफ़ी कुछ केरला से मिलता जुलता है, और फिशरमैन है ज़्यादातर यहाँ पे, एग्रीकल्चर और फिशिंग के ऊपर ही वो डिपेंड करते हैं। ठीक है, और 99% जो लक्षद्वीप की पॉपुलेशन है दैट इज़ अ मुस्लिम पॉपुलेशन। तो इनका जो कल्चर है, जो फूड हैबिट्स हैं, वो भी जो है उन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो डेवलप हुई हैं। एंड दे कंज्यूम बीफ, दे कंज्यूम लॉट ऑफ नॉन वेजिटेरियन थिंग्स इन द स्कूल्स ऑल्सो। वहाँ पे जो मिड डे मील दिया जाता है उसके अंदर भी नॉन वेजिटेरियन इंक्लूड किया जाता है। लेकिन अभी सरकार उनके इस ट्रेडिशन को, फूड हैबिट्स को, उनके कल्चर को चेंज करने की कोशिश कर रही है। नॉट ओनली कल्चर एंड ट्रेडिशन बट देयर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एज वेल। देखिए ज़्यादातर लोग फिशिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उनका जो फिशिंग नेट्स होती हैं, बोट्स वगैरह होती हैं, तो डेफिनेटली वो तो कोस्टल एरिया में ही करेंगे फिशिंग। अभी सरकार ये कह रही है कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी,
और कुछ एरिया सरकार ने ऐसे वहाँ पे बना दिए हैं जहाँ पे आप फिशिंग नहीं कर सकते। रात में ही बेचारों के जो फिशिंग नेट्स हैं जो स्टोर करते थे जहाँ पे वो उनको तोड़ फोड़ दिया गया। सड़कें वहाँ पे चौड़ी की जा रही है जिसके वजह से बहुत सारे गांव और जंगल वहाँ पे काटे जा रहे हैं। वहाँ पे बीफ को बैन करने की बात चल रही है। अब ये तो बीफ कंज्यूम करते हैं बहुत ज़्यादा, बीफ को बैन करने की बात की जा रही है। गुजरात से यहाँ पे वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स की और डेयरी प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ना कहीं वहाँ के लोगों को भी लगता है कि उनके फूड हैबिट्स, उनके कल्चर, उनके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में है। दैट इज़ वाई दे आर रिजोर्टेड टू द वायलेंस। तो इसी को ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था। तो उसके जो है ये सारे मुद्दे की जड़ जो है ये है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन। ठीक है, तो इसके अंदर में देखिए पहली स्टेटमेंट क्या कहता है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स द क्रिएशन ऑफ लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये तो ऑब्वियस सी बात है, तो वन इज करेक्ट। ठीक है, इट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू प्लान द डेवलपमेंट ऑफ एनी एरिया आइडेंटिफाइड एज बैड लेआउट और ऑब्सोलीट डेवलपमेंट इंक्लूडिंग कैंटोनमेंट एरिया। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि कोई पुरानी डेवलपमेंट वहां पे हुई थी वो ऑब्सोलीट हो चुकी है, उसको रिन्यू करने की जरूरत है, सरकार उसको कर सकती है, जैसे सड़कें चौड़ी करना, नए स्कूल बनाना, ब्रिजेस वगैरह बनाना, है ना, वो सारी। बट इसके अंदर कैंटोनमेंट एरियाज इंक्लूड नहीं है, सो डेफिनेटली दिस सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो सेकंड जब इनकरेक्ट है तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। वी आर लेफ्ट ओनली विद द ऑप्शन बी। ठीक है, इट स्टिपुलेट्स द आइलैंडर्स मस्ट पे पोसेशन फी फॉर द जोन चेंजेस। मतलब जैसे आप पहले आपका जोन जो है ऐसा जोन था जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन अलाउड थी, अभी आप दूसरे जोन के अंदर आ गए हो जहां पे कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, तो उसके लिए आपको प्रोसेशन फीस देनी पड़ेगी अगर वहां पे रहना है तो ये क्लोज भी इसी के अंदर में दिया हुआ है। तो आप थोड़े से क्लोजेस को जाके इसके पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट तो कुछ भी नहीं है। तो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। ठीक है, कल हम आपके साथ परसों, कल तो शायद संडे है ना, तो नहीं करेंगे हम लोग संडे को मे बी। तो आप बने रहिए इस पूरे सीरीज में हमारे साथ। इसी तरह से हम टॉपिक्स के क्वेश्चंस के थ्रू टॉपिक्स को ब्रीफली कवर करते रहेंगे, क्योंकि जब एमसीक्यूज के थ्रू आप तैयारी करते हो ना, बार बार बताता हूं, तो आपकी रिटेनिंग पावर ज़्यादा होती है, आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे तरीके से होती है। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।